11वीं में कुछ भी नहीं पढ़ा है लेकिन फिर भी अच्छा रिजल्ट बनाना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। हम आपकी एक अच्छी तैयारी करवाएंगे भौतिक शास्त्र बोले तो फिजिक्स की। तुम्हें लग सकता है कि टाइम अभी भी कम है, लेकिन ये तुम अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो ये भी बहुत अच्छा टाइम है जिसमें आप एक अच्छा रिजल्ट बना सकते हो। क्या 11वीं का परसेंट मेरे 12वीं के रिजल्ट बिगाड़ देगा? नहीं यार, 12वीं का परसेंट अलग बना सकते हो लेकिन 11वीं में भी एक अच्छा परसेंट बना लिया तो क्या बात है। 90% का सपना सजाया है, अरे भाई बना देंगे 90%, बस जो बता रहे हैं उसको फॉलो करना होगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी मतलब कि आपका एटी सर फिजिक्स स्वागत करता हूं आपका रिविहान के इस यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 11वीं के बच्चे हो मतलब नन्हे मुन्ने बच्चे हो जो अभी 12वीं में जाने वाले हो, लेकिन 11वीं और 12वीं के बीच में हमारे सामने खड़ा है 11वीं का एग्जाम, फिजिक्स का एग्जाम, भौतिक शास्त्र का एग्जाम। अब क्या होगा? मन में सवाल आ रहे होंगे कुछ नहीं पढ़ा है, मन में सवाल आ रहे होंगे क्या अभी भी टाइम है, मन में सवाल आ रहा होगा कि ये जो आप 100 IMP देंगे ये बस मिलेगा या फिर रिविहान आपको और कुछ दे रहा होगा। मन में सवाल आएगा कि कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्या मैं पास हो सकता हूं? मन में ढेरों सवाल आएंगे और कोई ऐसा बच्चा होगा जो बोलेगा सर कक्षा 11वीं में अभी भी मैं 90+% बनाना चाहता हूं। तो ये सारी चीजें बता देता हूं आपको, ये सारी चीजों के लिए आप एकदम सही जगह पर आए। यस, आप घूमकर जहां से भी आए, जैसे भी आए, लेकिन एक सही जगह पर आए हो, एक सही वीडियो तक आए हो। यहां पर मैं आपको बता दूं कि रिविहान, यदि तुम्हें यकीन भी ना हो तो पिछले 2 वर्षों के पेपर देख लीजिए और रिविहान के यूट्यूब वीडियो देख लीजिए। हर एक क्वेश्चन 12वीं बोर्ड में आया है। ठीक इसी प्रकार से 11वीं की तैयारी भी हम आपकी बहुत बेहतर तरीके से करवाने वाले हैं। तो यहां आज हम शुरू कर रहे हैं भैया 100 IMP क्वेश्चन की सीरीज। यहां तक कि ये साइंस वाले बच्चों के साथ साथ आर्ट और कॉमर्स को भी मिलेंगे और फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री, मैथ और बायो में भी मिलेंगे। ठीक है, तो सारी चीजें मिलने वाली है, तो देर किस बात की है? कमर कस लीजिए भाई। टॉप करना है कि नहीं करना है? बोले नहीं सर, पास हो जाए। अरे पास बस नहीं करवाएंगे, अच्छा रिजल्ट भी बनवा देंगे। आपके एटी सर फिजिक्स मतलब कि मैं आपके साथ हूं। तो चलो भाई जल्दी से 11वीं भौतिक शास्त्र बोले तो फिजिक्स के लिए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, ठीक है, फिजिक्स के लिए 100 IMP क्वेश्चन बताने वाला हूं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ना तो ये हिंदी मीडियम के लिए है ना तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए है, ये हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेगा। मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा और आप लोगों को उसके आंसर बनाने पड़ेंगे। यस, बनाने पड़ेंगे, थोड़ी मेहनत करो भाई। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन 2 नंबर में क्या दिखाया जा सकता है सर? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जो हमने पढ़ा है, 7 जो मूलभूत राशियां पढ़ी हैं उनके नाम लिखने हैं प्लस उनके मात्रक भी लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है समीकरण जो हमको दिखाई दे रही है, इक्वेशन जो हमको दिखाई दे रही है ये वाली, ठीक है, इस इक्वेशन को चेक करना है क्या विमीय दृष्टि से सही है, क्या डायमेंशनली सही है। अगला सर चाल और वेग में क्या अंतर होता है? चाल सर एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। लो भैया स्केलर वेक्टर करके एक अंतर मैंने तुम्हें बता दिया। अगला क्वेश्चन आ सकता है सर स्थिर त्वरण के साथ गतिमान वस्तु का वेग समय वीटी ग्राफ बनाना है। क्या बनाना भैया? वीटी ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप और 2i कैप pj कैप और 3k कैप एकदम लंबवत है, मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एंगल कितने डिग्री बन रहा है सर जी? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सर यदि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम p की वैल्यू निकालें? अरे आसानी से निकालोगे। क्या तुमको डॉट प्रोडक्ट याद है? बोलो अदिश गुणनफल में क्या होता था? आपको याद होना चाहिए कि हमारा अदिश गुणनफल कहता है कि सर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है सर ए बी कॉस थीटा और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है भैया? 0। बाकी गुणा कैसे करना है भाई? अपन इस 3 का आई वाले का आई वाले से, जे वाले का जे वाले से और के वाले का के वाले से गुणा कर दीजिए, आसानी से आप पी की वैल्यू निकाल लेंगे। कितने बच्चे निकाल लेंगे कमेंट करके जाना। अगला क्वेश्चन हो सकता है आवेग क्या है, इंपल्स क्या है, इसके ऐसा यूनिट लिखिए। अगला क्वेश्चन मिलेगा भैया शक्ति की परिभाषा मतलब कि पावर की डेफिनेशन बताना है। अगला क्वेश्चन सर वृत्तीय गति के लिए आवर्तकाल की डेफिनेशन, आवृत्ति की परिभाषा मतलब कि टाइम पीरियड की डेफिनेशन, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन बतानी है। 2 नंबर में क्या एक्सपेक्ट करते हो? बहुत ढेर बड़ा डेरिवेशन देते? नहीं, 2 नंबर में डेफिनेशन जैसी चीजें ही दिखाई देंगी। चलिए भाई अगले क्वेश्चन में आते हैं। 1 किलोवाट घंटा का मान जूल में प्राप्त कीजिए। 1 किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपको याद है किलोवाट नहीं सर वाट मात्रक होता है, आवर घंटा मात्रक नहीं होता। क्या होता है सर जी? सेकंड मात्रक होता है। अगला केपलर के 2 नियम लिखने, केपलर्स के लॉ लिखने। याद है कि नहीं है भाई? 11वीं कक्षा में लोग कहते हैं भैया सूर्य के चारों तरफ हमें पृथ्वी गोल रास्ते में घूम रही है। केपलर जी कहते हैं नहीं भैया गोल रास्ता नहीं था, दीर्घ वृत्ताकार पथ था। बोले तो सर एलिप्स बन रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखिए। राइट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन जी याद है कि नहीं है? सर एक सेब के पेड़ के नीचे न्यूटन जी बैठे थे, उनके सर पर सेब गिरा और बहुत बड़ी बातें कर ली उनने। m1 m2 द्रव्यमान के 2
वस्तुएं एक दूसरे से r दूरी पर यदि रखी हों तो उनके बीच में लगने वाला बल अनुक्रमानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 into m2 के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। यदि मैं इन दोनों को सुंदरता के साथ में कंबाइन कर देता हूं, फॉर्मूला बन जाएगा F = G m1 m2 अपॉन में r²। क्या ये तकलीफ वाली बात है? बोलो नहीं सर। क्या ये 2 नंबर के हिसाब से आसान है? बोलो हाँ सर, बन जाएगा। चलो भाई, तो देखो बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है, अभी भी टाइम है। जो क्वेश्चन दे रहा हूं यदि तुम उसे कर लेते हो तो तुम्हारा रिजल्ट अभी भी बन सकता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन सर, भारहीनता किसे कहते हैं? व्हाट इज वेटलेसनेस। अगला जी व जी में कोई दो अंतर लिखिए, ध्यान से समझेंगे। जी और जी में यदि मैं अंतर निकालने की बात करता हूं तो ये जो जी है स्मॉल है और ये क्या हमारे पास कैपिटल है। स्मॉल जी सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। क्या है सर? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, त्वरण है भैया। क्या है भैया हमारे पास? सर जी इसे हम कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं अपन? सर जी इसे हम क्या कहते हैं? त्वरण कहा करते हैं। जबकि यदि मैं कैपिटल जी की बात करूं तो सर कैपिटल जी क्या है? सर कैपिटल जी जो है हमारे पास क्या कहलाएगा सर? कैपिटल जी कहलाएगा कांस्टेंट, मतलब कि एक नियतांक कहलाएगा। इसकी वैल्यू सर 9.8 होती है। इसकी वैल्यू क्या है तुम कमेंट कर सकते हो। इसका मतलब क्या है सर? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और इसका मतलब तुम कमेंट कर सकते हो। बोलो भाई, आराम से तो अंतर आगे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ है। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, प्रूव इट बाय मैथमेटिकल कैलकुलेशन। गणितीय रूप से आपको इसको सिद्ध करना होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पॉइजन रेशियो पूछा जा सकता है। व्हाट इज पॉइजन रेशियो? पॉइजन अनुपात क्या है? सातत्य समीकरण पूछा जा सकता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अगला पूछा जा सकता है प्रत्यास्थता से संबंधित हुक का नियम लिखिए, राइट हुक्स लॉ रिलेटेड टू इलास्टिसिटी। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, ये जो रॉबर्ट हुक थे ना हमारे पास बायो वाले, वही यहां पर आए हुए हैं। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर आएंगे। न्यूटन का शीतलन का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पूछा जा सकता है। 2 नंबर में और क्या पूछा जाएगा सर? स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम, मतलब कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। अगला पूछा जा सकता है सर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने में क्या संबंध होता है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहे हैं सर? अगले क्वेश्चन में है ऊष्मा और ताप में दो अंतर लिखिए। सर ऊष्मा यदि मिठाई है तो ताप उसकी मिठास है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। यदि सर हीट की बात करें, हीट एक मिठाई है तो टेम्परेचर क्या है सर? उसकी मिठास है। मापन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। अगला ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम, बोले भूल तो नहीं गए कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हुआ करता था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। रुद्धोष्म प्रक्रमण क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है? आइडियल गैस स्टेट इक्वेशन लिखना है। अगला कार्नो प्रमेय लिखिए, राइट कार्नोट थ्योरम। कार्नो ने कार्नो इंजन भी बनाया था और साथ ही साथ में आपको यदि उनका पूरा नाम याद हो, उनका पूरा नाम था शादी कार्नो। क्या नाम था भाई। चलो भाई अगला क्या क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं सर? विशिष्ट ऊष्माधारिता की परिभाषा, मतलब डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगला किसी आदर्श गैस के लिए बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, मतलब बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ बताना है। अगला सर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्र कोटि बतानी पड़ सकती है। क्या तुमने डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा है? बोलो हाँ सर जी पढ़े थे, याद तो है पर याद नहीं आ रहा। ठीक है, 11वीं कक्षा में बेटा ऐसे ही होता है, 11वीं को कोई सीरियस नहीं लेता है और ये बात मैं मानता हूं कि सीरियस नहीं लिया जाता है, लेकिन यदि तुम अभी भी थोड़ा अच्छा परसेंट बनाना चाहते हो बना लो ना भाई। मानता हूं 11वीं का कोई परसेंट नहीं पूछेगा, लेकिन तुम अच्छे परसेंट ले जाकर 12वीं में बैठ जाते हो, मजा आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, क्या निकालना भैया? ऊर्जा निकालनी है, वह स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा निकालनी, मतलब कि क्या निकालनी है? एनर्जी, और मोलर स्पेसिफिक हीट निकालनी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगला अणुगति सिद्धांत, बोले तो काइनेटिक थ्योरी के बेस पर जो अपने पास दो पोस्टुलेट्स हैं उनको लिख देना। ठीक है, सॉरी दाब का सूत्र लिखना है, बोले तो प्रेशर का फॉर्मूला। आगे बढ़ेंगे सही भैया, आदर्श गैस के दो अणु लिखिए, राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल गैस। आगे बढ़ेंगे, गैसों के अणुगति सिद्धांत की कोई दो मुख्य अभिग्रहितियां लिखिए, राइट एनी टू मेन पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, अगला गैसों के अणुओं के लिए माध्य मुक्त पथ को परिभाषित कीजिए, इसका सूत्र स्थापित कीजिए, मतलब कि डिफाइन मीन फ्री पाथ फॉर गैस मॉलिक्यूल्स एंड डिराइव इट्स फॉर्मूला। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्या है सर? अध्यारोपण का सिद्धांत बताइए भैया। दो तरंगें हो सकती हैं, कितनी तरंगें हो सकती हैं? दो तरंगें हो सकती हैं। कितनी सर? दो तरंगें हम ले सकते हैं। मान लो एक तरंग हमारे पास ये हो गई और दूसरी तरंग हमारे पास मान लो ये हो गई। अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि यदि आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो y बराबर y1 धन में y2। बहुत आसान है, बन जाएगा। ये हो गया अध्यारोपण का सिद्धांत। आगे बढ़ेंगे, व्यतिकरण और विस्पंद में दो अंतर लिखना है, मतलब डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड बीट्स। अगला क्वेश्चन सर, प्रगामी तरंग, मतलब कि प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी वेव में दो डिफरेंस लिखने हैं। चलो भाई अगले क्वेश्चंस में है सर, एनी टू मेन पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, मतलब अणुगति सिद्धांत के दो मुख्य अभिग्रहितियां लिखनी है। तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत एक बार पहले हो चुका है शायद, तो छोड़ दीजिएगा इसको। ठीक है, चलो भाई
अब अपन बढ़ेंगे 3 अंक की प्रश्नों की ओर, ठीक है। 3 अंक की प्रश्न मतलब कि सर थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट बड़ा होने वाला है। क्या सर? 3 अंक की प्रश्न में थोड़ा ये कॉन्सेप्ट बड़ा होगा। अब हमारे पास कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव भी आएंगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या बोल रहा हूं भैया? ऑब्जेक्टिव मतलब छोटे छोटे सवाल भी आएंगे, 1 नंबर वाले नहीं बोल रहा हूं, छोटे सवाल आएंगे, साथ ही साथ में आएंगे हमारे पास डेरिवेशन। चलो भाई, तो करते हैं जल्दी से इस बारे में भी बात अपन। क्या है भाई बातें? सबसे पहले तो भैया एक बड़ा सवाल ये आ सकता है, इन भौतिक राशियों के विभिन्न सूत्र लिखिए। प्रत्यास्थता गुणांक का, पृष्ठ तनाव का, कोणीय वेग, दाब, ऊर्जा, गुप्त ऊष्मा। मतलब कि आपको डायमेंशनल फॉर्मूला अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। विमीय सूत्र यदि आपने तैयार नहीं किया है तो आपको बहुत बड़ा घाटा लग सकता है, क्योंकि कक्षा 11वीं विमीय सूत्र पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करती है। अगला क्वेश्चन, किसी रोलर को ढकेलने की अपेक्षा खींचना आसान होता है, क्यों? वाई इज इट इजियर टू पुल अ लॉन्ग रोलर देन टू पुश इट? किसका कॉन्सेप्ट लगेगा सर जी? फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट लगेगा। और याद रखिएगा एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बोले तो क्या गणितीय विवेचना करनी पड़ेगी। मैथमेटिकल बताना, ऐसा ना लिख देना कि सर आगे से खींचना ज्यादा सही है, किसी को देखेंगे तो टकरा ना जाए इसलिए, ठीक है। कोई बना बना के कहानी लिखेगा, कहेगा हम तो लिख के आए थे, नंबर काहे कट गए, तो आपको बता दूं आपने सही आंसर नहीं लिखा था। मैथमेटिकल है, फ्रिक्शन वाला कॉन्सेप्ट है। यदि तुमको ऐसा लगता है कि सर इनके आंसर हमसे नहीं बनेंगे और को लगता है कि सर कमेंट कर दे तो क्या आप दे दोगे, तो कमेंट करो, ट्राई करेंगे इसके आंसर भी देने का, ठीक है। चलो भाई अगला, किसी गैस का दाब P तथा आयतन V ताप T में, यह है A और B की विमाएं बतानी। फॉर्मूला हमारे पास ये दे रखा है, ठीक है। हमें बताना है भैया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ A, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ B। आगे बढ़ते हैं, ग्राफी विधि से गति के द्वितीय समीकरण की निगमन कीजिए, ठीक है। डिराइव द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन याद है कि नहीं है? बोले सर भूल गए, तो आओ बताता हूं। S बराबर ut प्लस में हाफ AT स्क्वायर, ये यहां पर इक्वेशन है। यहां पर S क्या है? डिस्प्लेसमेंट बोले तो विस्थापन, U क्या है? प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी, T टाइम, A एक्सेलरेशन बोले तो त्वरण है। इसका डेरिवेशन करना है लेकिन ग्राफिकल मेथड से। चलो भाई अगले क्वेश्चन में, सर वस्तु द्वारा nवें सेकंड में चली गई दूरी का व्यंजक निमित कीजिए। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन nth सेकंड। याद रखिएगा ये वही कॉन्सेप्ट है जिसको कई बार कई स्कूल वाले फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोल देते हैं, ठीक है, गति का चौथा समीकरण। अगले क्वेश्चन में आएंगे, न्यूटन का गति का द्वितीय नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए कि F बराबर ma होता है। न्यूटन का सेकंड लॉ लिखना है और आपको यह प्रूव करना है कि F इक्वल टू क्या होता है भैया? F इक्वल टू होता है ma। उन्होंने बोला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है dp बाई dt के। सर p क्या है? सर संवेग है। p क्या है सर जी? संवेग। संवेग बोले तो मोमेंटम। फॉर्मूला p बराबर mv होता है, तो हम लिखेंगे F अनुक्रमानुपाती है d, यहां से m बाहर लेते हैं सर, और ये हो जाएगा सर dv बटे में dt। सर वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते थे? त्वरण। एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कहलाता था एक्सेलरेशन। तो हम लिखेंगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma, और प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटा के लगाओगे जिसकी वैल्यू 1 होगी, फॉर्मूला बनेगा F इक्वल टू m। कोई दिक्कत वाली बात बोलो नहीं सर? क्या ये बन जाएगा? बोलो हाँ सर, 2 नंबर में तो आना चाहिए। अगला, वृत्तीय मोड़ पर सड़क को वक्रित ढालू क्यों बनाया जाता है? स्पष्ट कीजिए। Why are the roads made curved, मतलब कि बेंड एट सर्कुलर टर्न्स? एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। अगले क्वेश्चन पर, घर्षण से क्या लाभ और क्या हानियां? भैया फ्रिक्शन से क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, ये तुम्हें बताना है। अगला, कार्य ऊर्जा प्रमेय में लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। स्टेट एंड प्रूफ वर्क एनर्जी थ्योरम, बहुत अच्छा सवाल दिखाई देता है इसलिए इस पे स्टार लगा के जाऊंगा। अगला क्वेश्चन, गतिमान वस्तु के संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध स्थापित कीजिए। मतलब कि आपसे बोला जा रहा है कि भाई साहब मोमेंटम, क्या बोला जा रहा है? आपसे बोला जा रहा है भाई साहब ये जो हमको मोमेंटम दिखाई दे रहा है और काइनेटिक एनर्जी दिखाई दे रही है, इसमें रिलेशन निकालना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, बोले सर K इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। क्या मैं ऊपर और नीचे m का गुणा कर सकता हूं? बोलो हाँ भाई कर तो सकते हो सर जी। तो चलो भाई हर का परमेयकरण जैसे करते थे, नीचे 2 का साथ m लगा दिया, ऊपर m का स्क्वायर हो जाएगा और v का स्क्वायर हो जाएगा। m और v का स्क्वायर हो रहा है क्या? हाँ सर हो तो रहा है, तो 2m वहां पर चल जाए, ये हो जाए सर 2mk, ये हो जाए सर mv का होल स्क्वायर, और mv क्या कहलाता है सर जी? mv कहलाता है संवेग, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर यहाँ आके रूट लग जाएगा, तो रूट 2mk बराबर में आ गया सर जी mv, जो कि हमारा p होता है, तो संवेग आ गया अंडर रूट 2mk। क्या तुमको नहीं लगता कि ये वाला क्वेश्चन आना चाहिए? बोलो हाँ सर जी। क्या ये आसान है? बोलो हाँ सर जी। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, शक्ति के लिए सूत्र F बराबर F इंटू में V निगमित करना है, मतलब पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी होते हैं, ये आपको प्रूफ करके बताना पड़ेगा। अगला, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम लिखिए तथा G का सूत्र एवं ऐसा ही मात्रक प्राप्त कीजिए, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखना तो है, साथ ही साथ में हमको क्या करना है सर? ऐसा यूनिट निकालनी है, फॉर्मूला बनाना है, किसके लिए भैया? G के लिए। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण एवं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक में अंतर लिखिए। राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G एंड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G।
अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और अवरूपण गुणांक को परिभाषित कीजिए। 3 डेफिनेशन बतानी है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड शेयरिंग मॉडुलस। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आएंगे। एक धातु के लिए प्रतिबल विकृति वक्र खींचिए एवं उसमें स्थायी विरूपण, अनुपातिक सीमा, प्रत्यास्थ सीमा एवं पराभाव बिंदु को प्रदर्शित कीजिए। ड्रॉ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द मेटल एंड शो द परमानेंट डिफॉर्मेशन, प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड पॉइंट ऑन इट। ग्राफ बनाना भैया। चलो भाई, अगला हमारे पास क्या है सर, यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, यंग मॉडुलस क्या है, ये बताना है आपको। अगला सर हुक का नियम लिखना है, साथ ही साथ में हुक्स लॉ के साथ साथ में कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी को डिफाइन करना है। किसको, प्रत्यास्थता गुणांक को डिफाइन करना है। अगला निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए। प्रतिबल क्या होता है बोले तो स्ट्रेन क्या है, विकृति की डेफिनेशन, और बात करेंगे प्रत्यास्थता गुणांक मतलब कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डेफिनेशन। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, स्टील रबड़ की अपेक्षा अत्यधिक प्रत्यास्थ होता है, क्यों? Why steel is more elastic than rubber? गणितीय सूत्र पिछली बार अपन को सिंपल बताना था, यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। अगला, सिद्ध कीजिए कि पृष्ठ तनाव के कारण किसी बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब, याद रखिएगा अतिरिक्त दाब वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं भाई साहब, अतिरिक्त दाब वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाया करते हैं, इसलिए इस पर बनेगा एक सुंदर सा प्यारा सा स्टार। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन में क्या देखने मिल सकता है। अगले क्वेश्चन है सर चालन किसे कहते हैं, चालन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, और बात करें सर चालन मतलब कंडक्शन पूछा जा सकता है। रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध स्थापित कीजिए, मतलब एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से इसमें भी मैं क्या बनाऊंगा, स्टार बनाऊंगा। अच्छा सवाल है, देना चाहिए 11वीं कक्षा में आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, कार्नो इंजन क्या है भैया, कार्नो इंजन क्या हुआ करता है, डायग्राम बना के इसका एक्सप्लेनेशन देना होगा। आगे बढ़ते हैं, समतापी प्रक्रम के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी आपको। क्या करनी पड़ेगी, समतापी प्रक्रम क्या होता है, व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है, समतापी प्रसार में गैस द्वारा किए गए कार्य हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए, मतलब डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन बाय अ गैस इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अगला है, समतापी और ध्वस्त प्रक्रम में कोई 3 अंतर लिखिए, डिफरेंस बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, प्रगामी तरंगों में अंतर लिखना है। ठीक है, स्टेशनरी वेव्स एंड प्रोग्रेसिव वेव में डिफरेंस लिखना है। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों में अंतर लिखना है। ठीक है, अगला है, प्रूव दैट इवन एंड ऑड हार्मोनिक्स आर प्रोड्यूस्ड इन एन ओपन ऑर्गेनिक पाइप। ठीक है, खुले ऑर्गेनिक पाइप में सम और विषम दोनों प्रकार के सन्नाद उत्पन्न होते हैं। अब बात करेंगे अपन 4 अंक के प्रश्नों की, और आइए 4 अंक के प्रश्नों में गोता लगाते हैं। पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है। मैं तो चाहूंगा भैया कि ये मैं यदि एग्जाम में होता आपके तो ये प्रश्न आपको जरूर देता। ठीक है, प्रश्न है, यदि ए तथा बी के बीच का कोण थीटा हो तो परिणामी का परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए। क्या होता है भैया हमारे पास कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है सर जी। एक वेक्टर ये होगा ए हमारे पास, एक वेक्टर ये होगा, इन दोनों के बीच में थीटा कोण है, और हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला बनेगा रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में आ जाएगा सर जी 2ab cos थीटा। पूरा फॉर्मूला डेरिवेशन करना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, पहले एलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पूछा गया। अगला क्वेश्चन, यदि किसी पिंड को क्षैतिज से कोण बनाते हुए ऊपर की ओर प्रक्षिप्त किया जाए तो डैन काल अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम क्षैतिज परास के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड मेकिंग एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल देन एस्टैब्लिश एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये अपन बात कर रहे हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की, जिसका डेरिवेशन आप लोगों ने अच्छे तरीके से किया होगा। ठीक है, याद करो, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ठीक है, क्या कहते थे, प्रक्षेप का पथ क्या होता है, परवलयाकार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक समानवर्ती गति में अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र स्थापित कीजिए, मतलब कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करना है। अगले क्वेश्चन है सर, रैखिक संवेग संरक्षण का नियम लिखिए तथा इसे न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से सिद्ध कीजिए। ठीक है, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, प्रूव इट यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अगला क्वेश्चन, समतल वृत्ताकार सड़क पर वृत्तीय गति की सुरक्षित अधिकतम चाल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। एक बार फिर से पढ़ूंगा, समतल सड़क पर वृत्तीय गति कार की सुरक्षित अधिकतम चाल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, मतलब कि यदि गोल रास्ते पे कोई सड़क चल रही हो तो किस अधिकतम वेग से चले कि सुरक्षित वो पार कर जाए, ये आपको ज्ञात करना है इस वाले प्रश्न में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है,
स्थैतिक घर्षण गुणांक एवं झुकाव कोण के मध्य संबंध स्थापित कीजिए, मतलब एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड द एंगल ऑफ रिपोज। अगले क्वेश्चंस पर आते हैं, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा अचर रहती है। स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और हमको प्रूव करना है यदि ऑब्जेक्ट ऐसे एकदम फ्री फॉल हो रहा हो तो उसकी उसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, मतलब कि के मतलब काइनेटिक प्लस यू इज इक्वल टू क्या होता है भैया, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है सर जी, कांस्टेंट रहता है। अगले क्वेश्चन पर, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी के मान में परिवर्तन होता है। ठीक है, आप लोगों को ये वाली बात मालूम है कि सर मान लेते हैं हम यहाँ पे अर्थ बना लेते हैं, अर्थ का रेडियस क्या मान लेंगे सर जी, अर्थ का रेडियस हम कैपिटल आर मान लेंगे। मान लो अर्थ से थोड़ा सा और ऊपर अपन यहाँ तक एच हाइट तक गए हैं, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है जी की वैल्यू। क्या पूछी जा रही है भैया, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि जी की वैल्यू में जी डैश कितना आएगा, इसका डेरिवेशन आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। अगले क्वेश्चन पर, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का व्यंजक जी के पदों में स्थापित कीजिए। एस्टैब्लिश द एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ जी। अगला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि पलायन चाल वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या तुमको एस्केप वेलोसिटी याद है? बोलो हाँ सर याद है। क्या होती है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है। चलिए भैया अगले क्वेश्चन पर आएंगे। प्रत्यास्थता गुणांक किसे कहते हैं? व्हाट इज मीन्ड बाय कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकारों का विस्तृत वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन करना उसके सारे टाइप को। अगला क्वेश्चन, प्रतिबल तथा विकृति किसे कहते हैं? प्रकारों का वर्णन करो। व्हाट इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। अगले क्वेश्चन पर आएंगे कि सर यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक ईटा की परिभाषा लिखिए तथा इनमें संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है भैया, बर्नौलीज थ्योरम आपसे पूछा जा सकता है कि बर्नौली थ्योरम लिखो और साथ ही साथ में से प्रूफ करके बता। ठीक है, अगले क्वेश्चन में भैया एक आदर्श तरल के लिए बर्नौली समीकरण की स्थापना कीजिए। एस्टैब्लिश बर्नौलीज इक्वेशन फॉर एन आइडियल फ्लूइड। अगला है धारा रेखीय प्रवाह क्या है? सांतत्य समीकरण को स्थापित कीजिए। व्हाट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो, एस्टैब्लिश द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अगला सीमांत वेग को परिभाषित करें, इसका व्यंजक ज्ञात कीजिए। डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी एंड फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इट। यदि आप ध्यान दो तो आपने ध्यान दिया होगा भैया, पानी में कोई यदि बॉल गिर रही हो, क्या भैया पानी में यदि कोई सर बॉल गिर रही हो तो उसमें नीचे की तरफ एक बल नीचे की तरफ वो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, बोले तो सर mg। ऊपर की तरफ सर दो बल लगते हैं, एक होता है उत्प्लावन बल और एक होता है स्टोक के नियम से लगने वाला बल, बोले तो सर नहीं बताएंगे। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आएंगे। पास्कल के नियम समझाना है, उपयोग भी बताने, पास्कल्स लॉ बताना है, इसके क्या क्या यूज है ये भी आपको बताना पड़ेगा। अगला स्टोक का नियम लिखना है, सीमांत वेग का सूत्र स्थापित कीजिए जो अभी मैंने आपको बताया। अगला ताप और ऊष्मा में कितने अंतर लिखने सर जी? 3 अंतर लिखने। अगला भैया रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध स्थापित कीजिए, मतलब रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। वहीं पर साथ ही साथ में आपके पास अगले क्वेश्चन में आ जाएगा सर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, मतलब कि आयतन प्रसार गुणांक। भैया अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। ऊष्मा चालकता गुणांक किसे कहते हैं? व्हाट इज मीन्ड बाय कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अगला है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम लिखिए एवं इसकी सहायता से मेयर समीकरण का मेयर इक्वेशन का क्या करना पड़ेगा? आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा। ऊष्मागतिकी का बोले तो थर्मोडायनामिक्स का कौन सा लॉ लिखना पड़ेगा? फर्स्ट लॉ लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। रुद्धोष प्रक्रम बताना है, मतलब कि एडिबैटिक प्रोसेस क्या होती है ये बताना है। समतापी प्रक्रम में गैस द्वारा किए गए कार्य के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन बाय द गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। चक्रीय प्रक्रम क्या कहते हैं? साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है? अगले क्वेश्चन पर आइए। समतापी प्रक्रम बोले तो जो है सर वर्क डन बाय गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस का डेरिवेशन करना है। अगला क्या है सर? चक्रीय प्रक्रम किसे कहते हैं? व्हाट इज मीन्ड बाय साइक्लिक प्रोसेस। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। हमारे पास है सर सरल लोलक को परिभाषित कीजिए, डिफाइन द सिंपल पेंडुलम, और साथ ही साथ में सर इसके आवर्तकाल का व्यंजक निर्मित करना है। ठीक है, बोले तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताना है और ये किन किन फैक्टर्स को इफेक्ट करते हैं इसको। ठीक है, सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण का विस्थापन, वेग, त्वरण, आवर्तकाल का समीकरण ज्ञात कीजिए। फाइंड द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको अपन SHMB कहते हैं। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आएंगे। दर्शाइए कि सरल आवर्त गति SHM में किसी दिए गए क्षण पर त्वरण का मान विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। बोले सर कि प्रूफ करो कि जो SHM होता है उसमें जो हम कर रहे हैं त्वरण, ठीक है, वो विस्थापन के क्या होता है? लिखा हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट एनी गिवन इंस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपको प्रूव करना है।
अगला, सरल आवर्त गति करने वाले किसी कण की संपूर्ण ऊर्जा का व्यंजक निगमित कीजिए। मतलब कि कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसकी टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा ये आपको बताना है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, गणितीय गणना द्वारा सिद्ध कीजिए कि आयाम कम होने पर सरल लोलक की गति सरल आवर्त गति होती है। यदि एम्पलीट्यूड कम रखा जाए तो जो हमारा सिंपल पेंडुलम होता है वो SHM कर रहा होता है। अगला क्वेश्चन, अप्रगामी तरंग किन्हें कहते हैं? दो सिरों पर परिबद्ध तनित डोरी के लिए प्रसामान्य विधा सूत्र द्वारा स्थापित कीजिए। ठीक है, स्टेशनरी वेव क्या होते हैं और कुछ को डेरिवेशन करने हैं। इस प्रकार से आपके 4 नंबर और 3 नंबर के सारे सवाल समाप्त होते हैं और उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे बन जाएंगे। तो इनमें से कितने आपसे बन जाएंगे ये आपको कमेंट करके बताना है, और जो नहीं बनेंगे उसके बारे में यह कहना है कि सर आप बता दीजिए। ठीक है, तो कमेंट आपको करना होगा, और साथ ही साथ में मैं जल्दी ही मिलूंगा आपकी पूरी 11वीं की फिजिक्स के 1 शॉट्स के साथ में। तब तक के लिए बस यही कहना चाहूंगा, 11वीं में हो ना, रिजल्ट बनाना चाहते हो बनवा देंगे। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड डे एंड थैंक यू।